नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल करियर अचीवर्स पर। आज हम लोग गरीबी से जुड़े कुछ अन्य प्रमुख मुद्दों को देखने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि भारत में गरीबी को मापने के क्या कुछ पैमाने हैं। तो आइए जानते हैं। है कि भारत में गरीबी का आकलन एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें गरीबी रेखा को परिभाषित करना और घरेलू उपभोग व्यय पर डेटा एकत्रित करना शामिल है। मतलब जो गरीबी मापने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, तो पहले तो ये है कि क्या है कि इसको परिभाषित करना, गरीबी रेखा को परिभाषित करना, गरीबी रेखा क्या है, किसको गरीब कहेंगे, और घरेलू उपभोग व्यय पर डेटा एकत्रित करना शामिल है। मतलब लोग कितना व्यय कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद है गरीबी रेखा बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक व्यय का न्यूनतम स्तर है। मतलब जो है कि कोई व्यक्ति कितना व्यय कर पा रहा है। किसी की एक तो दो चीज़ है कि जो परचेसिंग पावर है, तो चीज़ों को खरीद पाने की क्षमता, चीज़ों को खरीद पाने की क्षमता नहीं कि वो कितना व्यय कर पा रहा है, तो वो उसकी मतलब गरीबी को मापने का एक सही पैमाना है। और इसका उपयोग गरीबी में रहने वाले परिवारों की पहचान करने के लिए किया जाता है। आइए जानते हैं कि स्वतंत्रता पूर्व गरीबी का अनुमान कैसे लगाया गया, उस गरीबी को कैसे मापा गया। तो पहला पॉइंट है कि दादा भाई नौरोजी अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में उन्होंने 1867-68 में के मूल्यों पर गरीबी रेखा का सबसे पहला अनुमान 16 रुपये से 35 रुपये प्रति वर्ष लगाया। यानी कि किसी व्यक्ति की अगर आय अगर एक वर्ष में 16 रुपये से लेकर 35 रुपये के बीच में है, तो व्यक्ति गरीब नहीं है। और इसके नीचे अगर वो 16 रुपये से नीचे गया तो व्यक्ति गरीब की श्रेणी में आता था। कब? 1867-68 की ये बात थी, जब पहली बार भारत में गरीबी का पैमाना तय किया गया था। वहीं दूसरी ओर 20वीं सदी में जब हम लोग देखते हैं कि बॉम्बे प्लान जो बनता है, बॉम्बे योजना में 1944 में जब प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 75 रुपये गरीबी रेखा का सुझाव दिया गया था कि अगर कोई व्यक्ति 75 रुपये प्रति वर्ष कमा रहा है, एक वर्ष में 75 रुपये कमा रहा है, तो व्यक्ति गरीब नहीं है। तो ये हम लोगों ने देखा कि 19वीं सदी में और 20वीं सदी में क्या पैमाने थे। 19वीं सदी में 16 से 35 रुपये और 20वीं सदी में क्या था, 75 रुपये। अब देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद गरीबी का क्या अनुमान है। तो पहला पॉइंट है यहाँ पे कि अलग कमेटी, यहाँ पे कुछ कमेटीज़ ये हुई थी, गठित की गई थी भारत में गरीबी के पैमाने को पता लगाने के लिए। पहला पैमाना है, पहली कमेटी कौन थी? अलग कमेटी थी। अलग कमेटी जो कि 1979 में गठित की गई थी। कब? 1979 में। और 21 इसके मेथोडोलॉजी क्या थी, कार्यविधि थी क्या थी, मतलब क्या पैमाना था इसको करने का। तो एक कैलोरीज कंजम्पशन का बेसिस था कि कोई व्यक्ति कितना कैलोरी का कंजम्पशन कर रहा है, कितना ऊर्जा ले पा रहा है। आपको पता होगा ऊर्जा का जो मात्रा की कैलोरी है, कोई व्यक्ति कितना कैलोरी गेन कर पा रहा है, उसके आधार पे, उस बेसिस पे मतलब गरीबी रेखा को तय किया गया था। ऐसा माना जा रहा था उनके अकॉर्डिंग कि अगर कोई व्यक्ति रूरल सेक्टर में 2100 कैलोरीज कंजप्शन करता है, कंज्यूम करता है, तो वो क्या है, वो गरीब नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति शहरी क्षेत्र में 2400 कैलोरी जो ये कंज्यूम करता है, तो वो गरीब नहीं है। यानी कि जो पहला पैमाना था कि पहली जो समिति थी, कौन सी समिति थी? अलग कमेटी थी। कौन सी? अलग कमेटी। और 21 उस पर थी, इसका बेसिस क्या था? तो कैलोरी कंजम्पशन था। कब आई थी ये? 1979। इसका ईयर याद रखना है, 1979। और क्या था? रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र में 2100 और फिर जो शहरी क्षेत्र में 2400। ग्रामीण क्षेत्र में 2100 और शहरी क्षेत्र में 2400। उसके बाद हम लोग आते हैं कि लकड़वाला समिति। लकड़वाला समिति कब आई थी? 1993 में। लकड़वाला समिति कब आई थी? 1993 में। और इसके अकॉर्डिंग क्या था कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में आय का जो बेसिस बनाया गया था कि आय किसी व्यक्ति की अगर आय 1993-94 के मतलब मूल्यों के अकॉर्डिंग अगर किसी व्यक्ति की आय 328 रुपये है, तो व्यक्ति गरीब नहीं है। कहाँ पर? ग्रामीण क्षेत्र में। ग्रामीण क्षेत्र में अगर किसी व्यक्ति की आय 328 रुपये है, तो वो गरीब नहीं है। और शहरी क्षेत्र में क्या है, अगर किसी व्यक्ति की आय 454 रुपये है, तो वो गरीब नहीं है। क्या था? 328 और 454। 328 ग्रामीण क्षेत्र में और 454 शहरी क्षेत्र में। 328 ग्रामीण क्षेत्र में और 454 शहरी क्षेत्र में। आगे आते हैं तेंदुलकर समिति। तेंदुलकर समिति 2009 में आई थी, जो कि ऐसा अपना वो की थी कि 672 रुपये ग्रामीण क्षेत्र में और 859 रुपये शहरी क्षेत्र में। 672 रुपये ग्रामीण क्षेत्र में और 859 रुपये शहरी क्षेत्र में। फिर रंगराजन कमेटी। रंगराजन कमेटी कब आई थी? 2012 में आई थी, जो ग्रामीण क्षेत्र में 972 और शहरी क्षेत्र में 1407 रुपये की बात की गई थी। यहाँ पर 972, 1407। पहले हम लोग सारी कमेटीज़ का, चारों कमेटी का नाम याद रखेंगे, फिर चारों कमेटी के ईयर्स को याद करेंगे, और फिर चारों कमेटी का जो भी वो था पैमाना था उसको हम लोग याद करें क्या आया था, क्या कैलोरी के बेसिस उन लोगों ने बनाया था। पहली कमेटी यहाँ पे अलग अलग कमेटी, दूसरी है लखड़वाला कमेटी, और तीसरी है तेंदुलकर, और चौथी है रंगराजन। इसको हम शॉर्ट में याद रख सकते हैं क्या कि ALTER। क्या है? ALTER
आर, यहाँ पे 4 कमेटी, ए से अलग कमेटी, एल से लकड़वाला, टी से तेंदुलकर और आर से रंगराजन कमेटी। इसका जो टाइम पीरियड था कब था, 1979 था। कब, 1979। और इस लकड़वाला का क्या था, 1993 था, 1993। और उसके बाद जो तेंदुलकर समिति कब की है, 2009 में। तेंदुलकर समिति 2009। और रंगराजन समिति 2012। रंगराजन समिति कब की है, 2012। रंगराजन समिति 2012। अलग कमेटी 1979। अलग कमेटी 1979। लकड़वाला समिति 1993। लकड़वाला समिति 1993। तेंदुलकर समिति कब की है, 2000 यहाँ पे 9 की है। और रंगराजन समिति कब की है, 2012 की। 1919, 1993, 2009, 2012। ALTR, ALTR 1979, 1993, 2009, 2012। अलग कमेटी लकड़वाला कमेटी, और फिर तेंदुलकर कमेटी और रंगराजन कमेटी। क्या था, 1979, 1993, 2009 और 2012। उसके बाद जो है अलग कमेटी की क्या रिपोर्ट थी, तो 2100 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्र में और 2400 कैलोरी शहरी क्षेत्र में। फिर लकड़वाला कमेटी का क्या था, 1993-94 के मूल्यों के अकॉर्डिंग ग्रामीण क्षेत्र में आय कितनी हो, 328 रुपये हो, 328 रुपये, और शहरी क्षेत्र में 454 रुपये। 328, 454, 328, 454 इसका था। तेंदुलकर का क्या था, तो 672, अब दोगुना हो गया, वो दोगुना हो गया है। और दोगुना हो कितना है, 672 और 454, 672, 454, 672, 454। ये जो है 2004-05 के ये डाटा के अकॉर्डिंग। हाल ही में जो 2012-13 में नया डाटा है उसके अकॉर्डिंग यार 816 हो गया है, जो शहरी क्षेत्र में 816 हो गया है। लेकिन 2004-05 के डाटा के अकॉर्डिंग कितना था, 859। तो 672, 859, उसमें कितना था, 328, 454, 328, 454। और इसमें कितना है, ग्रामीण क्षेत्र में कितना है, 672, 859, 672, 859। और इसमें लकड़वाला में 328, 454, 672, 859। फिर रंगराजन समिति में आते हैं, तो रंगराजन समिति में ग्रामीण क्षेत्र में कितना है, 972। और शहरी क्षेत्र में कितना है, 1407। शहरी क्षेत्र में 1407, ग्रामीण क्षेत्र में 972 और शहरी क्षेत्र में 1407। ग्रामीण क्षेत्र में 972 और शहरी क्षेत्र में 1407। ग्रामीण क्षेत्र में 972 और शहरी क्षेत्र में 1407। 972, 1407, 1407, 972, 1407, 972, 1407, 972, 1407, 328, 454। फिर उसके बाद आगे क्या, 672, 859, फिर 972, 1407, 972, 1407। आगे हम लोग देखते हैं गरीबी रेखा के बारे में। तो बोल रहा है कि भारत में गरीबी रेखा का अनुमान मुख्य रूप से उपभोग व्यय पर आधारित है। कोई व्यक्ति कितना कंज्यूम कर रहा है, कोई व्यक्ति कितना मतलब कंज्यूम करने के लिए एक्सपेंस से उसका कितना है, इसको बेसिस बनाया गया है मेनली गरीबी रेखा को मापने के लिए। बोला कि हालांकि आय के स्तर पर भी विचार किया जाता है। एक गरीब परिवार को एक विशिष्ट गरीबी रेखा के नीचे के व्यय स्तर वाले परिवार के रूप में परिभाषित किया जाता है। बोल रहा कि एक गरीब परिवार को एक विशिष्ट गरीबी रेखा के नीचे व्यय के स्तर, यानी कि कोई व्यक्ति कितना वही एक्सपेंस कर पाता है, उसकी कंजम्पशन और एक्सपेंस जो उसका एक्सपेंस है उसके बेसिस पे उसको मापा जाता है कि कोई गरीब परिवार कितना कर पाता है, कोई अमीर परिवार कितना खर्च पाता है। तो बोल रहे भारत में वर्तमान गरीबी रेखा ग्रामीण क्षेत्रों में 32 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 47 रुपये होने का अनुमान है। कि प्रतिदिन का बोल रहा है कि अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन मतलब ग्रामीण क्षेत्र में 32 रुपये खर्च कर पा रहा है तो वो क्या है, वो गरीब नहीं है। और अगर कोई 47 रुपये खर्च कर पा रहा है शहरी क्षेत्र में तो वो गरीब नहीं है। पर वही अगर अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा की बात की जाए तो ये कितना है, आंकड़ा कितना है, $2.15 है। कितना है, $2.15 है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है। और वही ग्रामीण क्षेत्र में हमारे भारत में 32 और शहरी में 47, और अंतर्राष्ट्रीय में $52.15। उसके बाद आता है कि भारत में गरीबी रेखा का अनुमान मतलब अलग अलग जो मतलब जो कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो भारत में गरीबी रेखा का अनुमान लगाती हैं, क्या आधार हो सकता है। तो हमने देखा कि जो व्यय है और कंजम्पशन है वो आधार हो सकता है। और 32 और 47 का डाटा किया गया था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर $2.15 का आंकड़ा लिया गया था। लेकिन भारत में गरीबी रेखा का अनुमान लगाने के लिए कौन कौन सी यहाँ पे चीज़ें हैं। तो पहला हो गया नीति आयोग, बोल रहा पूर्व में योजना आयोग। पहले यह काम योजना आयोग का था और अब किसका है, नीति आयोग का है। बोल रहा NSSO का डाटा का उपयोग करके गरीबी का अनुमान लगाता है। जो नीति आयोग है किसका डाटा यूज़ करता है, NSSO का डाटा, यानी कि नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है जिसका काम क्या है स्टैटिक्स को वो करना, डाटा कलेक्ट करना जिसका काम है, वो मतलब जिसका ये अनुमान लगाता है उसके आधार पर उसके डाटा के बेसिस पे नीति अनुमान लगाता है। फिर बोला प्रत्येक 5 वर्ष में NSSO घरेलू उपभोग व्यय एकत्रित करने के लिए सर्वेक्षण आयोजित करता है। मतलब जो NSSO है वो अपना जो सर्वे है कब कितने टाइम पे करता है, तो 5 साल में।
फिर बोला मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय गरीबी रेखा निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें जो है कि कोई व्यक्ति एक महीने में कितना वो कंज्यूम कर पा रहा है इसको देखा जाता है। मतलब 5 साल का डाटा होता है लेकिन हर एक माह में कितना कंजम्पशन रेट है उसका वो देखा जाता है। फिर बोला गरीबी रेखा का अनुमान विभिन्न पैनल विशेषज्ञ पैनल द्वारा विकसित पद्धतियों के आधार पर अलग अलग होता है। मतलब अलग अलग मतलब लोग लगाते हैं, कभी SBI लगाता है, कभी सॉरी SEBI लगाता है, कभी कोई लगाता है, कभी नीति आयोग लगाता है, कभी NSSO लगाता है। तो हर एक जो अलग अलग पैनल है वो अलग अलग पद्धति के आधार पर लगाते हैं। फिर बोला ग्रामीण विकास मंत्रालय BPL जनगणना का संचालन करता है। इसी पैनल के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि जो ग्रामीण विकास मंत्रालय एक मिनिस्ट्री है इसका काम करने के लिए। फिर उसके बाद है डेटा संग्रहण विधियाँ। भारत में गरीबी के आंकड़े मुख्य रूप से राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय मतलब वही NSSO के माध्यम से एकत्र किए जाते हैं, जिसे अब NSO कहा जाता है, यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन। यह क्या हो गया, NSO का क्या है फुल फॉर्म, तो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन इसका ये फुल फॉर्म हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं तो बोला जिसका उपयोग गरीबी के स्तर का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। सर्वेक्षण एक संदर्भ अवधि का उपयोग करते हैं। जो सर्वेक्षक होते हैं एक अवधि का मेन कितना दिन का अवधि लिया, कितना टाइम का पीरियड लिया जाए, और आमतौर पर 30 दिन जिसके दौरान परिवारों में विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के उनके उपभोग के बारे में पूछा जाता है। किसी व्यक्ति जब भी सर्वे किया जाता है तो पूछा जाता है पिछले 30 दिनों में उन्होंने क्या कुछ मतलब यूज़ किया है। बोला इस डेटा का उपयोग गरीबी रेखा की गणना करने और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। वही बात दोहराई गई है। NSSO ने उपभोग व्यय पर डेटा एकत्रित करने के लिए अपने सर्वेक्षणों में अलग अलग रिकॉल अवधि का उपयोग किया है। मतलब लोग रिकॉल का मतलब क्या है, लोग को याद दिलाने के उन्होंने क्या क्या यूज किया है, और अलग अलग विधियाँ हैं इसकी मतलब डेटा कलेक्शन के लिए। जैसे पहली जो विधि बोल रहा है एक समान रिकॉल अवधि, बोल रहा है कि इस पद्धति में लोगों से 30 दिन की अवधि में उनके उपभोग व्यय के बारे में पूछा जाता है। दूसरा है मिश्रित स्मरण अवधि MRP, बोल रहा है कि यह अवधि पिछले वर्ष में 5 कम आवृत्ति वाले वस्तुओं जैसे कपड़े, जूते, टिकाऊ वस्तुएं, शिक्षा और संस्थागत स्वास्थ्य व्यय की खपत और पिछले 30 दिनों में अन्य सभी वस्तुओं की खपत को मापती है। मतलब पिछले साल में जो 5 ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपने कम यूज किया है, सबसे कम यूज किया है, और 30 दिन में क्या यूज किए हो आप, ये मिश्रित स्मरण अवधि है। एक हो गया एक समान की कॉल अवधि, दूसरा हो गया क्या मिश्रित स्मरण अवधि, इसमें 1 साल और 30 दिन को पैमाना बनाया जाता है। 1 साल में 5 सबसे कम यूज़ की गई चीज़ें और 30 दिन में सबसे ज़्यादा यूज़ की गई चीज़ें। ये बोल रहा है कि भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, कि भारत में कौन कौन सी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, फिर चलाए गए थे। तो इसमें सबसे पहला हो गया क्या मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल रोजगार गारंटी एक्ट, एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसमें बोल रहा है कि ग्रामीण परिवारों के प्रति वर्ष 100 दिन की मजदूरी रोजगार की गारंटी देता है। जो ये भारत सरकार है, कोई भी ग्रामीण परिवार है उसको अगर वो काम में नहीं है तो उसको प्रतिदिन 100 रुपये की मजदूरी के गारंटी है। फिर बोला प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण है उसमें बोल रहा है कि ग्रामीण गरीबों को किफ़ायती आवास उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया है। क्या शुरू किया गया है, किफ़ायती आवास उपलब्ध कराने के लिए ये शुरू किया गया है। फिर बोल राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ब्यूरो की इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करके गरीबी को कम करना है। तो जो ग्रामीण क्षेत्र में जो युवक हैं जो प्रचंड बेरोजगारी का शिकार है उनको कौशल प्रदान किया जाए। आखिर कौशल के अभाव में तो ये गरीब हैं, तो पढ़े लिखे तो हैं, अगर उनको कौशल दे दिया जाए, कौशल सिखा दिया जाए, स्किल्स उनको सिखा दिया जाए तो शायद वो गरीब नहीं रहेंगे। तो ये ग्रामीण आजीविका मिशन है। फिर हम लोग देखते हैं कि दीनदयाल अंत्योदय योजना, जिसको हम राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा सकते हैं कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन को किसके नाम पर बताया गया है, तो क्या बताएंगे, दीनदयाल अंत्योदय योजना। बोला इसका उद्देश्य कौशल प्रशिक्षण और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करके शहरी गरीबी को कम करना है। शहरी गरीबी को लेकर हो गया। उसके बाद हो गया क्या PM स्वनिधि योजना, बोला शहरी क्षेत्रों में सड़क विक्रेताओं को बिना किसी जमानत के कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराया जाता है। मतलब बोला कि सड़क विक्रेताओं को बिना किसी जमानत के, अगर मान लीजिए कोई भी छोटा जैसे MSME जो ये है जो काम करने वाला व्यक्ति है, कोई भी सड़क विक्रेता है जो मतलब बेचने वाला है,
तो उसको क्या किया जाता है, बिना किसी ज़मानत के उसको पूंजी मतलब वो अपना बिजनेस खड़ा कर पाए उसके लिए उसको पैसे अवेलेबल कराए जाते हैं। ये हो गया पीएम स्वनिधि योजना। उसके बाद है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। अभी हम लोगों ने देखा दीनदयाल जो था राष्ट्रीय शहरी मिशन योजना हम लोगों ने देखा था। उसके बाद क्या है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। इसमें दीनदयाल के तहत शहरी विकास की भी बात की गई है और ग्रामीण विकास की भी बात। इसमें जो ग्रामीण क्षेत्र में जो युवा है उनको कौशल विकास करके उनका जो प्लेसमेंट कराया जाए, ये यहाँ पे है। फिर बोल रहा अन्य कार्यक्रम, अन्य क्या कार्यक्रम अपनाए गए, तो बोला पोषण अभियान और एनीमिया मुक्त भारत जैसी पहलों से स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे अभाव में कमी आई है। मतलब जो पोषण अभियान चलाया गया है, पोषण अभियान से मतलब स्वास्थ्य की रक्षा की गई है और एनीमिया मुक्त भारत लोगों को एनीमिया से मतलब वो किया गया है। एनीमिया मतलब आपको पता है कि खून की कमी जो होती है उसको एनीमिया कहते हैं। तो बहुत सारे जो स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के कारण एनीमिया मुक्त भारत बन पाया है और इससे स्वास्थ्य में मतलब क्या उल्लेखनीय वृद्धि हो पाई है। इस कारण से गरीबी में कमी आई है। अब लोग जब शरीर से स्वस्थ होंगे तभी तो कमा पाएंगे, कौशल ग्रहण कर पाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि स्वास्थ्य जो कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं उससे गरीबी में कमी आई है। दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पे है कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसको हम लोग पीडीएस बोलते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और बोला राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ग्रामीण और शहरी आबादी को रियायती खाद्यान्न उपलब्ध कराता है। मतलब कम पैसे, बहुत ही कम पैसे पे, मतलब नॉमिनल रेट पे जो ग्रामीण जो ये लोग होते हैं उनको जो खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। और अभी तो सब लोगों को पूरे देश में सभी लोगों को ये मिल रहा है कि क्या है जो क्या बोलते हैं अन्न मिल रहा है। तो एक तो हो गया पीडीएस, हो गया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मिल रहा है। और दूसरा हो गया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। पहला हम लोग देखा था पोषण अभियान और एनीमिया मुक्त भारत, दूसरा हो गया पीडीएस और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। फिर है स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन, यानी वितरण के माध्यम से उज्ज्वला योजना। आप तो देख रहे हो कि आपके घरों में जो गैस सिलेंडर उस पर उज्ज्वला लिखा रहता है, तो उज्ज्वला योजना के तहत सरकार ने जो गैस वितरण किए हैं तो उसको किया जा रहा है ताकि लोग जो उस पर उपले पे या फिर गोईठे पे जो खाना बनाते हैं वो ना बनाए और उनका स्वास्थ्य बेहतर रह पाए। इसके लिए उज्ज्वला योजना लॉन्च किया गया। फिर बेहतर बिजली कवरेज के लिए जो कौन सा अभियान चलाया जाए, सौभाग्य योजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब पीटी के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि बेहतर बिजली कवरेज के लिए कौन सा चलाया जा रहा है, तो सौभाग्य। और उज्ज्वला योजना जो है किसके लिए, खाना पकाने के लिए सिलेंडर वाला, और बल्ब के लिए क्या है, सौभाग्य योजना। फिर है कि परिवर्तनकारी अभियान जैसे स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन। अगर स्वच्छ भारत मिशन को इस हद तक बढ़ाया जा रहा है और जल जीवन मिशन को, जिससे क्या हो रहा है, जल का प्रदूषण कम हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण कम हो रहा है, लोग गंदगी कम फैला रहा है स्वच्छ भारत मिशन के तहत। इससे क्या हो रहा है कि स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो रही हैं, जीने के जो ये हैं पैमाने हैं बेहतर हो रहे हैं। फिर प्रधानमंत्री जन धन योजना और पीएम आवास योजना ने वित्तीय समावेशन और वंचितों को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप देख पा रहे होंगे कि 2014 में जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का काम किया गया था इंडिया में, ताकि हर एक जो व्यक्ति उसका गरीब मतलब खाता रह पाए, वो कुछ पैसे सेव कर पाए अपने भविष्य के लिए। तो जनधन योजना के तहत बहुत सारे खाते खुलवाए गए थे लोगों के जीरो बैलेंस पे। तो क्या क्या पॉइंट हो गया, एक पोषण अभियान हो गया, फिर उसके बाद ये एनीमिया मुक्त हो गया, फिर पीडीएस हो गया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हो गया, फिर उज्ज्वला योजना हो गया, सौभाग्य योजना हो गया, फिर उसके बाद हम देख रहे थे जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन, फिर प्रधानमंत्री जन धन योजना और पीएम आवास जैसी योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना और पीएम आवास। ठीक है, उसके बाद आता है तो बोला गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। क्या कुछ मतलब कदम सरकार उठा सकती है जिससे कि गरीबी उन्मूलन हो सके। तो बोला आर्थिक विकास की बदलती रणनीति कि पूरा पूंजी प्रधान प्रौद्योगिकियों से बचते हुए श्रम प्रधान विकास की ओर रुख करने का सुझाव दिया गया है। मतलब जैसे आप देख पा रहे हो कि बहुत सारी चीज़ों का हमारे यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है और जो शेयर दे दिया जाता है, मतलब प्राइवेट सेक्टर्स को मतलब शेयर देने के कारण क्या होता है कि जो हमारे यहाँ के जो बहुत बड़ा क्लास है, लेबर का क्लास है, वो मतलब अधूरा रह जाता है अपने काम से और रोज़गार से उसको रोज़गार नहीं मिल पाती है। वो लोग मशीन से काम करने लगते हैं अधिकतर। तो उसके जगह पे मशीन से काम करने की जगह जो श्रम प्रधान जो विकास की ओर बात किया गया है कि वो लेबर वाला काम कराया जाए। ठीक है, जिससे लोगों को रोज़गार प्राप्त होगा, वो रोज़गार दिया जाएगा तो खुद क्या होगा, गरीबी कम होगी। दूसरा क्या है, कृषि विकास और गरीबी उन्मूलन। बोला कृषि विकास का गरीबी से विपरीत संबंध है कि अगर कृषि का विकास होगा तो गरीबी का उन्मूलन अपने आप हो जाएगा। कृषि विकास और गरीबी एक साथ नहीं चल सकते हैं। जैसे ही कृषि विकास होगा वैसे गरीबी कम होने लगेगी। पंजाब और हरियाणा से मतलब सब नई उच्च उपज वाली तकनीक की भूमिका पर जोर देते हैं। मतलब पंजाब और हरियाणा में हमने देखा था क्या कि मतलब
वहाँ के जो लोग हैं काफ़ी बड़े लेवल पे मतलब खेती करते हैं और खेती से ही मतलब उनकी आजीविका चलती है और उनका बिजनेस भी चलता है एक तरीके से, जिससे कि गरीबी को कम करने में अपना वो कर पा रहे हैं, खुद का हेल्प कर पा रहे हैं। तो पहला पॉइंट हमने क्या देखा था, पहला पॉइंट था आर्थिक विकास की बदलती रणनीति, और दूसरा क्या है, और दूसरा क्या है, कृषि विकास और गरीबी उन्मूलन। फिर आते हैं तीसरे पॉइंट पे कि बुनियादी ढांचे का विकास। बोल रहा है कि सड़क और बिजली सहित अन्य क्षेत्रों में विकास से रोजगार सृजन होता है और श्रम उत्पादकता बढ़ती है। कि जो सड़क है, सड़क बनवाने का जो काम है, अभी भी मतलब देश के बहुत सारे जो ऐसे वो है हमारे यहाँ पे, मतलब सड़क है जो कि कच्चे हैं, उन सड़कों को पक्का बनाने के लिए जो श्रम बल है उसका यूज किया जाए मशीन की जगह पे। और जो बिजली है हमारे यहाँ पे अभी भी कई ऐसे गाँव हैं जो कि बिजली रहित है, बिजली से वंचित है, तो वहाँ पे बिजली का काम सिखाया जाए लोगों को और वो किया जाए। तो इससे क्या हो सकता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में लोगों को ये किया जाए तो गरीबी मतलब वो हो सकती है, ख़त्म हो सकती है। फिर मानव संसाधन विकास में तेज़ी लाना, वही कि जो व्यक्ति है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो इंडिया है सबसे बड़ा ह्यूमन कैपिटल का गढ़ है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ह्यूमन कैपिटल के गढ़ होने के ह्यूमन कैपिटल के गढ़ होने के बावजूद भी जो यहाँ के जो लोग हैं तेजी से भार बनते जा रहे हैं। अगर यही जो लोग हैं पॉपुलेशन है, अगर इनको पावर बनाना है उसके लिए क्या करना पड़े, अगर उनको कुशल बना दिया जाए, कौशल प्रदान कर दिया जाए, तो ये हमारे एक तरीके से स्ट्रेंथ बन सकते हैं, हमारे इंडिया के स्ट्रेंथ बन सकते हैं। फिर जो तीसरा पॉइंट है गैर कृषि रोजगार में वृद्धि। ठीक है कि एक तरीके से हम लोग मान लेते हैं कृषि जो क्या, कृषि ही जो भारत की अर्थव्यवस्था का आधार है, बहुत पहले से चला रहा है। लेकिन अब जैसे कि जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ेगी तो जो भूमि है, कृषि भूमि है, वो धीरे धीरे कृषि भूमि मतलब ढकती जाएगी, घर बनते जाएंगे, इंडस्ट्रीज बनते जाएंगे, जो भी चीज़ें हैं वो ढकते जाएगा, कृषि भूमि कम होती जाएगी, मतलब जोत बढ़ते जाएगा, खंडित जोत बढ़ते जाएगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऑप्शंस तैयार रखने होंगे कि जो गैर कृषि जो रोज़गार है उसमें वृद्धि की जाए। और इसका जो हम देख सकते हैं कि हरियाणा और आंध्र प्रदेश के उदाहरण गैर कृषि रोजगार के महत्व को उजागर करते हैं। कि हरियाणा जो पहले एग्रीकल्चरल स्टेट था, आंध्र प्रदेश जो एग्रीकल्चरल स्टेट था, उसने कैसे इंडस्ट्रियल एरिया में और सर्विस सेक्टर में कैसे बढ़ोतरी की है और अपने विकल्प को अच्छे तरीके से यूज किया है। फिर परिसंपत्तियों और ऋण तक पहुँच, बोला भूमि सुधार गरीबी में कमी लाने में योगदान देते हैं, जिससे छोटे किसानों और गैर कृषि क्षेत्रों को पुनर्वितरण और ऋण उपलब्धता शामिल है। बोला कि जो परिसंपत्ति और ऋण तक पहुँच, हर व्यक्ति के ऋण तक पहुँच हो पाए, ऋण तक पहुँच होने के साथ वो पूंजी निर्माण कर पाएगा, और पूंजी निर्माण के साथ जब उसके पास पूंजी होगा तो वो इन्वेस्ट कर पाएगा और मतलब उस चीज़ को अपने डेवलपमेंट में यूज़ कर पाएगा, जिससे गरीबी कम होगी। तो क्या क्या पॉइंट हम लोगों ने देखा था यहाँ पे, पहला जो पॉइंट था कि आर्थिक विकास की बदलती रणनीति, दूसरा पॉइंट है कृषि विकास और गरीबी उन्मूलन, तीसरा है बुनियादी ढांचे का विकास, उसके बाद है मानव संसाधन विकास में तेजी लाना, गैर कृषि रोजगार में वृद्धि, फिर परिसंपत्तियों और ऋण तक पहुँच। पहले हम लोग देखेंगे कि जो भी इसको याद करने के आसान तरीका है कि जो भी चीज़ कृषि से संबंधित है उसको एक तरफ कर लेंगे। हम लोग देख रहे हैं कि एक तरफ ये कृषि से एक मिला हमें, उसके बाद हमें दो मिला, ठीक है, और कृषि विकास और गरीबी उन्मूलन, कि कृषि का विकास किया जाए, एग्रीकल्चर को बढ़ावा जाए दिया जाए, और दूसरा ये था कि एग्रीकल्चर का ऑप्शन भी तैयार किया जाए, सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंड ना रहा जाए। तो हमें यहाँ से की पॉइंट्स मिल गए। उसके बाद जो है कि एक जो ये है आर्थिक विकास की बदलती हुई रणनीति, इसको किसके साथ जोड़ा जा सकता है, आर्थिक विकास वाले पॉइंट को बुनियादी ढांचे के विकास वाले पॉइंट के साथ जोड़ा जा सकता है। कि जो आर्थिक विकास है, आर्थिक विकास से और बुनियादी ढांचे का विकास, इसको बदल सकते हैं हम लोग। कि जो बुनियादी ढांचे का विकास, सड़क और बिजली जो ये है, इन क्षेत्रों में जो रोजगार सृजन कर सकते हैं हम लोग, और आर्थिक विकास की बदलती रणनीति, वो भी वही पॉइंट वही बात कह रहा है एक तरीके से। तो ये दो पॉइंट आपस में जुड़ गए। फिर हम लोग देख रहे हैं क्या कि मानव संसाधन विकास जो ये है, मानव संसाधन विकास, ये पॉइंट वो हो जा रहा है, बन जा रहा है। और फिर परिसंपत्तियों और ऋण तक पहुँच, अगर व्यक्ति को ऋण मिलेगा तो अपनी खुद का ऋण मिलेगा, या फिर स्किल डेवलपमेंट होगा तो वो गरीबी को ख़त्म कर पाएगा। तो हमें 3 भाग में इस पॉइंट को हम लोग डिवाइड कर लेंगे।